गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो यहाँ पे यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 को हमने एक परिमेय संख्या माना तो आपको पता ही होगा कि परिमेय संख्याओं को किस तरीके से लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक ना। तो यदि आपको नहीं पता है कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सरल भाषा में बताया है। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि इसे हमने परिमेय संख्या माना तो हम लोग √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग कोष्टक में लिखेंगे जहाँ P और Q 100 अभाज्य है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे 100 अभाज्य का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। 100 अभाज्य दो संख्याओं के समूह को कहा जाता है। ठीक ना। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उन संख्याओं को 100 अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक ना। तो हम लोग इसको एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होने का मतलब क्या होता है कि वे दोनों संख्याएं केवल 1 से कटेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, 3 और 4। यहाँ पे 3 और 4 दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक ना। और इन दोनों की अगर HCF की बात करें, महत्तम समफल, तो 1 आएगा। ठीक ना। और इसी तरीके से हम लोग 10 और 11 भी देख सकते हैं। ये दोनों भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इन दोनों का भी HCF 1 है। इसलिए ये दोनों संख्याएं 100 अभाज्य संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं भी 100 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक ना। तो 100 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होने का मतलब क्या होता है। इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होने का केवल एक ही मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो केवल 1 से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इस Q का इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √5Q इज इक्वल P। ठीक ना। अब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब इसका वर्ग करेंगे √5 था तो ये 5 आ जाएगा Q को, और Q² बराबर P का वर्ग P²। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि जो 5Q² है, जो 5Q² है, यहाँ पे इसमें 5 का गुणा हुआ है Q² में, 5 का Q² में गुणा हुआ है। तो यदि हम लोग इसमें 5 से भाग दें तो ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा Q²। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 5Q² जो है 5 से विभाजित है। हम लोग इतना कह सकते हैं। तो जब 5Q² 5 से विभाजित है तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि P² भी 5 से विभाजित है, क्योंकि 5Q² बराबर P², दोनों बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि P² 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। आपको ये लाइन तो समझ में आ रही होगी कि P² 5 से विभाजित है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये एक परिमेय होता है। मैं अभी समझाता हूँ अंकों से। जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं P की जगह हम लोग मान लेते हैं 25, P की जगह हम लोग 25 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर जो है 625 के बराबर होता है। ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 25 का स्क्वायर है 5 से विभाजित है, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो जब 25 का स्क्वायर
5 से कट जा रहा है तो हम लोग ये भी आप तो दे सकते हैं कि जो अंदर है पी की वैल्यू जो है 25, ये भी तो 5 से कटता है, ये भी तो 5 से कट रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो पी है पी भी 5 से विभाजित होगा। तो यदि पी भी 5 से विभाजित है तो हम लोग पी बराबर 5r लिख सकते हैं, जहाँ r एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो अब हम लोग p बराबर 5r समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में p बराबर 5r रखेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर और p स्क्वायर यानी कि p की जगह 5r यानी 5r स्क्वायर बराबर जब इसको ऑल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और r का r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए 5 से 25 कट जाएगा, 5 बचे 25 तो 5r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब इतना लिखने के बाद ये देखिए, अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो आप देख सकते हैं कि p भी 5 से विभाजित होगा और q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, यानी कि p और q दोनों 5 से कटेंगे। यहाँ पे ये हल करने के तरीके से हमें पता चल रहा है कि p और q दोनों 5 से कटेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने माना क्या था कि p और q 100 आवाज है, इसका मतलब ये हुआ कि p और q केवल 1 से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी, ठीक ना। तो ये आखिर गलती कहाँ से आ रही है मैं बताता हूँ। ये गलती इसलिए आ रही है क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आपको पता ही है कि किसी गलत काम का नतीजा भी गलत ही होता है। तो उसी तरीके से ये हमने शुरू में ही गलत माना था तो गलत परिणाम भी तो आएगा लास्ट में। तो हम लोग इसी तरीके से ऐसे सवाल को प्रूव भी करते हैं। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q 100 आभाज्य है। देखिए वही मैं बताया था। अब इसके बाद लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए आपको इतना तो ये लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।